कल सुबह दुनिया खत्म होने वाली थी, इसीलिए हमारा 38 साल का कुंवारा हीरो अपनी आखिरी रात किसी हसीना के बाहों में बिताने के साथ साथ हर वो चीज करना चाहता था जिसे उसने आज तक कभी नहीं किया था। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में हम योबिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो 18 साल से बहुत ही कम सैलरी के साथ एक ही कंपनी में एक ही काम कर रहा था। तभी उसे ये खबर मिलती है कि कल सुबह अमेरिका कोरिया के ऊपर परमाणु हमला करने वाली है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी रात को अच्छे से एंजॉय करेगा। इसके लिए वो सबसे पहले अपने बाल कलर करता है और फिर अपने दोस्तों को फोन करके कहता है कि मैं अपने घर के पास वाले बार में तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, तुम यहाँ आकर मुझे भी अपने साथ ले चलो। इसके बाद वो बार में चला जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि नशे में इधर उधर लुढ़क रही थी। इस लड़की का नाम योनजू होता है। योबिन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारी एज क्या है। योबिन कहता है कि मैं 38 साल का हूँ, जिस पर वो कहती है कि आज के दिन तो तुम्हें अपने बीवी के बाहों में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। योबिन कहता है कि मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तभी योबिन को उसके दोस्तों का फोन आता है जो उन्हें बार के बाहर आने को कहते हैं। योबिन की बातें सुनकर योनजू उससे पूछती है कि क्या तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये मेरे दोस्त है, मैं तो अभी तक सिंगल हूँ। ये सुनते ही योनजू उसे उनके साथ जाने से मना कर देती है और उसे वहीं पर रुकने के लिए इंसिस्ट करने लगती है। ये लड़की बहुत ही बहकी बहकी बातें कर रही थी, लेकिन योबिन कहता है कि फिलहाल तो मैं यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि बाहर मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुमसे बाद में मिलने के लिए जरूर आऊंगा। जिसके बाद योनजू उसे अपना नंबर दे देती है। 38 साल में ये पहली बार हुआ था जब योबिन ने किसी लड़की का नंबर लिया था। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उस बार की ऑनर उसे अपना कार्ड देती है और उससे कहती है कि 4 बजे सुबह मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे कमाने में मदद करूंगी। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ उनकी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। उसके दोस्त उसके बालों को देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और फिर वो तीनों दोस्त मिलकर एक क्लब में जाते हैं जहाँ तीनों के दिल में एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह उन तीनों को रात बिताने के लिए कोई हसीना मिल जाए। ली क्लब में जाते ही लड़कियों के बीच में जाकर डांस करने लगता है। ये देखकर योबिन भी यो करते हुए उसके पास जाता है, लेकिन ली उसे धक्का देकर साइड कर देता है। जिसके बाद वो दूसरे लड़कियों के बीच जाकर डांस करने लगता है। तभी क्लब में आई लड़की जिसका नाम क्योंग था, वो योबिन से 300 रुपए उधार मांगती है क्योंकि उसने अपना वॉलेट कहीं खो दिया था। लेकिन उसे देखने के बाद योबिन उसे 300 के बजाय 500 रुपए देता है, जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि कल अगर हम जिंदा रहे तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा सकूं। लेकिन तभी योबिन का तीसरा दोस्त सैंग एक लड़की की वजह से वहाँ पर झगड़ा कर लेता है, जिसके बाद उन तीनों को क्लब से भागना पड़ता है। ली सैंग के ऊपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो बस एक लड़की को इम्प्रेस करने ही वाला था, लेकिन उसके लड़ाई के वजह से उन तीनों को वहाँ से भागना पड़ा था। इसके बाद ली किसी दूसरे जगह पर जाकर एंजॉय करने को कहता है, लेकिन योबिन कहता है कि तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं तो सीधे घर जा रहा हूँ। जिस पर उसका दोस्त समझाता है कि हमारे पास बस आज का ही रात बचा है, इसीलिए हमें पूरी रात एंजॉय करनी चाहिए। तभी सैंग कहता है कि मैंने क्लब में एक लड़की का नंबर ले लिया था, अब वो मुझसे मिलना चाहती है, तुम लोग भी मेरे साथ चलो क्योंकि उसकी एक दोस्त भी आने वाली है। ये सुनते ही ली खुशी से उछलने लगता है। इसके बाद वो लोग एक टैक्सी को बुलाते हैं और योबिन को धक्का देकर उसे जबरदस्ती उसमें बैठा देते हैं और फिर टैक्सी वाले से कहते हैं कि भैया तुम इसे इसके घर तक छोड़ दो। और तो और सैंग उसे पैसे भी दे देता है, लेकिन योबिन घर जाने के बजाय रास्ते में ही उतर जाता है और इसके बाद वो क्लब वाले उस लड़की को फोन करता है जिसे उसने पैसे उधार दिए थे। कयोंग कहती है कि तुम कहाँ हो, मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। ये सुनते ही योबिन भागते भागते कयोंग से मिलने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में एक कार का एक्सीडेंट हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है तो वहाँ पर एक्सीडेंट के बाद 3 लोगों की लाश पड़ी हुई थी, साथ ही एक गन और ढेर सारे पैसे भी थे। योबिन गन को अपने पास रख लेता है और उन पैसों में से थोड़े पैसे निकालकर बाकी के पैसों को नदी में फेंक देता है, लेकिन पैसों के चक्कर में उसे बहुत लेट हो गया था, इसीलिए वो दोबारा से कयोंग को फोन करता है। तो इस बार फोन कोई दूसरी लड़की उठाती है जो कि उससे कहती है कि कयोंग ने अपना फोन मेरे पास छोड़ दिया है, मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ। जिसके बाद वो लड़की उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, तो वो बताता है कि मैं सबवे के बाहर खड़ा हूँ। थोड़ी देर के बाद वो लड़की उसके पास उससे मिलने के लिए पहुँच जाती है। इसका नाम योरा था। योबिन उसे देखकर उससे पूछता है कि कयोंग कहाँ
है। तो वो उसे बताती है कि वो बहुत नशे में थी, इसीलिए वो अपने घर चली गई, लेकिन वो अपना फोन क्लब में ही भूल गई थी। फिर योरा उससे कहती है कि मुझे पता है तुमने कयोंग के साथ सोने के चक्कर में अपने दोस्तों को अलविदा कह दिया। खैर अच्छा ही हुआ कि तुम उसके साथ नहीं गए, क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है। जिसके बाद योबिन कहता है कि ठीक है, लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर वो शर्माते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें क्लब में कयोंग से बात करते हुए देखा था, तुम बिल्कुल उस सिंगर की तरह लगते हो जिसे मैं पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें भी पसंद करती हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक मोटेल में जाते हैं। योबिन बहुत ही नर्वस था। तभी वो योरा से पूछता है कि तुम्हारी ये सब करने की उम्र तो है ना? तो योरा कहती है कि क्यों, तुम्हें नहीं लगता क्या? इसके बाद योरा अपनी जैकेट निकालती है और फिर वो शावर लेने के लिए जाने लगती है। तभी योबिन योरा के बॉडी पर बहुत सारे धब्बे देखता है और फिर उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है जहाँ पर लिखा था कि वेलकम टू एड्स। जिसके बाद उसे लगने लगता है कि शायद योरा को एड्स है। इसके बाद वो सोचता है कि कल जब मरना है तो क्यों ना आज करके ही मरा जाए। लेकिन तभी उसे कयोंग अपने दूसरे नंबर से कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ हो, मैं अभी भी क्लब के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। तभी वहाँ पर योरा आ जाती है। उसे देखकर योबिन दोबारा से सोचता है कि अगर कल अमेरिका ने बॉम्ब नहीं गिराया और मैंने इसके साथ कर लिया तो मुझे भी एड्स हो जाएगा, इसीलिए मुझे कयोंग के पास जाना चाहिए। जिसके बाद वो योरा से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। और फिर वो उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वो भागते हुए कयोंग के पास जाता है और उससे कहता है कि चलो हम दोनों किसी मोटेल में जाकर पीते हैं। जिस पर वो कहती है कि पीने के लिए मोटेल कौन जाता है, पीने के लिए तो हमें बाहर जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों एक बार में चले जाते हैं। दोनों पीते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन इस बीच योरा बार बार योबिन को कॉल कर रही थी, लेकिन योबिन बार बार उसका फोन काट दे रहा था। जिसके बाद योरा कयोंग को फोन करती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलकर कुछ बताना है और तुम्हारा फोन भी वापस करना है। कयोंग उसे वहीं मिलने के लिए बुला लेती है। लेकिन जब योबिन को पता चलता है कि कयोंग ने अपनी दोस्त योरा को वहाँ पर बुलाया है तो वो वहाँ से भागने के बहाने ढूंढने लगता है, लेकिन वो वहाँ से भाग पाता कि इससे पहले योरा वहाँ पहुँच जाती है। उसे देखते ही योरा कहती है तुम इसके पास कौन सी आइसक्रीम खाने आए हो? जिस पर कयोंग योबिन के ऊपर गुस्सा करने लगती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम इसे पहले से जानते हो? जिसके बाद वो उसे पूरी बात बताता है। वो कहता है कि जब तुम्हारा फोन योरा ने उठाया तो मैंने इसे मिलने के लिए बुला लिया और फिर हम मोटेल गए थे। ये सब सुनने के बाद कयोंग योबिन के ऊपर चिल्लाने लगती है और उससे गालियाँ देने लगती है। जिस पर योरा कयोंग से कहती है कि अब बस करो, खबरदार तुमने अगर मेरे बाबू को कुछ भी कहा तो। कयोंग कहती है कि ये मेरा बंदा है, इससे पहली बार मैं मिली थी। योरा कहती है नहीं, ये मेरा बंदा है। उन दोनों की लड़ाई चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर योबिन के दोस्त भी पहुँच जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम तो घर जाने वाले थे, फिर यहाँ इन लड़कियों के साथ क्या कर रहे हो? कयोंग, योरा और ली तीनों उसके ऊपर चिल्ला रहे थे और सवाल पे सवाल कर रहे थे, जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर योबिन पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। योबिन के जाने के बाद ली की नई नबेली गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम्हारा दोस्त ड्रग्स लेता है। उसके जाने के बाद ली कयोंग के ऊपर लाइन मारता है, लेकिन वो उसे गालियाँ देकर भगा देती है। इसके बाद योबिन उस लड़की को फोन करता है जिससे वो सबसे पहले बार में मिला था, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। योबिन के हाथ एक रात में 3 लड़कियां लगी थी, लेकिन उसका काम किसी से नहीं बना। इसीलिए योबिन किसी नई लड़की की तलाश में एक नई जगह पर चला जाता है जहाँ पर कुछ लोग बैठकर मीटिंग कर रहे थे। वो लोग योबिन को एक फेमस सिंगर समझकर उसे अपने पास में बैठा लेते हैं। असल में ये सारे लोग एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन आज ये लोग मरने से पहले अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन इस सेशन के दौरान इन लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसमें एक आदमी की जान भी चली जाती है। जिसके बाद एक लड़की उसे CPR देकर वापस से होश में लाती है। फिर वही लड़की योबिन को वहाँ से अपने साथ लेकर भाग जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम योबिन है? तो वो उससे कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? जिस पर वो कहती है कि बचपन में हम दोनों एक ही गांव में रहा करते थे, उस वक्त हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तुमने तो मुझे किस भी किया था, लेकिन फिर तुम शहर चले गए, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। ये सुनते ही उसे याद आ जाता है कि ये उसकी बचपन की गर्लफ्रेंड सू है। इसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर बैठकर वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और ढेर सारी बातें भी करते हैं। इसी बीच हमें ये भी पता
चलता है कि सू का डिवोर्स हो चुका है और अब वो एक मैकेनिक के दुकान पर पंचर बनाने का काम करती है। थोड़ी देर के बाद योबिन वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे अपनी रात एक शादीशुदा लड़की के साथ नहीं बितानी थी। मगर वो वहाँ से जाने से पहले सू को ढेर सारे पैसे देता है और उससे कहता है कि अगर कल परमाणु बॉम्ब नहीं गिरा तो तुम इन पैसों से अपनी नई जिंदगी शुरू करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे से तुम किसी पंचर दुकान में काम करो। इसके बाद योबिन वापस से नदी के पास जाता है और नदी से सूटकेस को निकालकर उसमें से सारे पैसे निकाल लेता है। फिर वो एक आदमी को फोन करके कहता है कि तुम मुझे अपनी गिटार दे दो, बदले में मैं तुम्हें $20,000 दूंगा। ये उसी फेमस सिंगर का साइन किया हुआ गिटार था जिसे योरा के साथ साथ बहुत से लोग पसंद करते थे। थोड़ी देर में वो आदमी आता है और योबिन को वो गिटार दे देता है, जिसके बदले में योबिन उसे ढेर सारे पैसे देता है और फिर वो उस आदमी को और पैसे देकर उसकी कार भी खरीद लेता है। योबिन ने मरने से पहले गिटार इसलिए लिया था क्योंकि वो भी मरने से पहले एक सिंगर बनना चाहता था। अब जब उसके हाथ एक भी लड़की नहीं लगी थी तो उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने गिटार बजाने का सपना ही पूरा कर ले। योबिन गिटार बजाने के लिए समंदर के किनारे जा रहा था, लेकिन तभी कयोंग उसे फोन करके उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, मैं अपने बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए बार के पीछे आ सकते हो, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जिसके बाद योबिन मुंह उठाकर वहाँ जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसे योरा फोन करती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे सच बताओ कि तुम होटल से क्यों गए, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती? तो वो कहता है कि मैंने जब तुम्हारे बॉडी पर धब्बे देखे तो मैं समझ गया कि तुम्हें एड्स है। जिस पर वो कहती है कि मैं कोई वैश्या नहीं हूँ, मैं भी बस तुम्हारी तरह मरने से पहले फर्स्ट टाइम ये सब एक्सपीरियंस करना चाहती थी, लेकिन जब मैं नर्वस होती हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है। ये सुनने के बाद योबिन उससे माफी मांगने लगता है। फिर वो उससे कहती है कि तुम कयोंग से मिलने मत आना, लेकिन वो वहाँ चला जाता है। उसे वहाँ देखकर योरा उससे कहती है कि भाग जाओ यहाँ से। और तभी हम कयोंग को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों को योबिन को मारने के लिए लेकर वहाँ आई थी, क्योंकि योबिन ने उसे चीट किया था। वो लोग योबिन को पकड़कर उसे खूब मारते हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो उस बार वाली लड़की योनजू के घर में था, क्योंकि वो उसे सड़क पर बेहोश मिल गया था। जिसके बाद वो उसे उठाकर वहाँ ले आई थी। योनजू कहती है कि अब थोड़ा ही वक्त बचा है हमारे मौत को, काश हम दोनों पहले मिले होते। योनजू उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैंने पहले भी बहुत बार मरने की कोशिश की है। फिर वो कहती है कि हम एक साथ जी नहीं सकते तो क्या, मर तो सकते हैं ना, चलो बॉम्ब गिरने से पहले हम दोनों मर जाते हैं। वो योबिन को गले लगाकर उसके गन को अपने ऊपर पॉइंट कर लेती है और कहती है कि अब हमारा प्यार अमर हो जाएगा। जिस पर वो कहता है कि अब जब हमें मरना ही है तो क्यों ना मैं अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर लूं। ये सुनते ही योनजू उसे बेड पर पटक कर उसके कपड़े उतारने लगती है, लेकिन योबिन कहता है अरे ऐसे नहीं, रुको, पहले हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, ये बहुत ही स्पेशल है, हम मरने वाले हैं, हमने तो अपना अंतिम संस्कार के लिए फोटो लिया ही नहीं है, इसीलिए चलो पहले फोटो लेकर आते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवाते हैं। वहाँ से लौटते वक्त योबिन उससे कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अपनी कार लेकर आता हूँ, हम समंदर के किनारे मरने जाएंगे। लेकिन कार के बहाने से वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो बुद्धा के स्टैचू के पास जाता है और अपने सारे पैसे स्टैचू के पास चढ़ाने के बाद उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगता है। फिर जब वो वहाँ से लौट रहा था तो उसे फिर से उसकी बचपन की गर्लफ्रेंड सू मिलती है। उसे देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर सायरन बजने लगता है और सुबह होने लगती है। जिसके बाद वो दोनों एक बिल्डिंग के छत पर जाते हैं। सूरज निकलने वाली थी। तभी योबिन सू से कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ जिंदा रहना चाहता हूँ। मैंने भी गाँव जाकर तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, फिर मुझे पता लगा कि तुमने किसी और से शादी कर ली। उसकी बातों को सुनकर वो उससे कहती है कि अगर हम मर भी गए तो एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर वो उससे किस करने लगती है और तभी वहाँ पर एक परमाणु बॉम्ब गिरता है जिससे कि सब कुछ वाइप आउट हो जाता है। बेचारा योबिन वर्जिन ही मर जाता है। तो दोस्तों, योबिन के आत्मा के शांति के लिए इस वीडियो को लाइक करके मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। वैसे मैंने एक ऐसे मूवी की स्टोरी को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख ले। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।